नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कोलरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग्स एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑन पेज एसईओ के अंदर अपना अगला टॉपिक रहेगा। उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंटेंट के अंदर कीवर्ड कहाँ कहाँ पे हम रख सकते हैं, और उसके अलावा सोशल मेटा टैग्स, जो कि जिसको कहा जाता है ओपन ग्राफ टैग्स या ट्विटर कार्ड, जो भी उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने बताया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया टैग्स बनाए जाते हैं। और उसके अलावा कंटेंट के अंदर अगर आप अपने कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी जगह पे अगर आप यूज करते हैं तो आपको रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है तो स्टफिंग का कितनी प्रॉब्लम रहेगी, कीवर्ड स्टफिंग भी तकलीफ देगी, और उसके साथ में डेंसिटी ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। उसके अलावा आज की क्लास में हम देखेंगे ये 3 टॉपिक मैंने डिसाइड किए कि इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसा कि अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट में देखते होंगे सिलेबस में, तो वहाँ पे इस तरीके का है कि हेडिंग टैग्स मैंने पहले बार लिखा है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और इमेज ऑप्टिमाइजेशन बाद में, लेकिन मैं उसको करेक्शन कर लूंगा। अगर आपने अभी तक देखा है तो करेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हेडिंग टैग्स को मैंने अभी इसलिए बाद में बताया क्योंकि जब मैंने वापस मैं रियलाइज करता हूँ कि आज मुझे कौन सी टॉपिक में पढ़ाना है, तब मैंने देखा कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आखिर में जाके हेडिंग टैग्स के बारे में बताना रहता है। तो मैंने कहा कि जब हेडिंग टैग्स के बारे में बताऊंगा तब मैं हेडिंग टैग्स का टॉपिक वहां से स्टार्ट कर लूंगा, तो दोनों चीज कवर हो जाएगी। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही हेडिंग टैग्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो सीरियसली, जैसा तो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ मुझे नहीं लगता है किस तरीके से फ्रैंकली बनते हैं और किस तरीके से सीरियस बनते हैं, मतलब मैं वही पढ़ा रहा हूँ जैसा मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ा था। हाँ, पर यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनका यूज नहीं कर सकते, या फ्लो में ज्यादा मजाक भी नहीं कर सकते। क्या पता कोई सीरियस होके पढ़ रहा है, कोई मजाक में होके भी पढ़ रहा है, तो मतलब मजाक भी चलता रहे, मस्ती भी चलती रहे। लेकिन थोड़ा बहुत मेरा यहाँ पे कंसेप्ट रहता है कि अगर आप आधा घंटा वीडियो देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये रहे कि आप नॉर्मली वही चीज देखें जिसके बारे में आप यहाँ वीडियो में आए हो। उसके अलावा तो नॉर्मली हर चीज हर जगह पे कर भी सकते हैं, अलग अलग तरीके के वीडियो बना के अलग तरीके की मस्ती हो सकती है। ट्राई करेंगे, अब सैटरडे संडे जो भी आगे के सैटरडे संडे आएंगे उसमें भी ट्राई करेंगे कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही वीडियोस की क्लासेस की जो वीडियोस रहती है, जो पॉडकास्ट अवेलेबल रहते हैं, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, सभी जगह पर पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी मंडे टू फ्राइडे ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यूट्यूब पे 10 बजे अगर आपको वीडियोस मिलेंगे, और फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ पे भी, इंस्टाग्राम, सारी जगह पे ये वीडियो 10 बजे ही अवेलेबल रहता है, और उसके साथ में पॉडकास्ट भी फिक्स 10 बजे ही रहेगा। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि एक वीडियो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहता है उस प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या पता वो प्रोसेसिंग में टाइम ले ले या वो चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करके अपलोड करूँ, क्योंकि लाइव जो डेटा रहता है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो जाएगी। ठीक है, प्रवचन इतना ज़्यादा हो गया, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं लास्ट लेक्चर से। कंटेंट में कीवर्ड कहाँ कहाँ पे रखने चाहिए। कंटेंट में कीवर्ड सबसे पहली जगह है वो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्लग, कीवर्ड प्रोमिनेंस, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ या फिर 100 वर्ड्स। उसके बाद में बात आती है आपके हेडिंग टैग्स के अंदर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, फिर आपका आता है 3rd, 5th, 7th ऐसे पैराग्राफ्स के अंदर, अल्टरनेटिव पैराग्राफ्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है कंक्लूजन। इस तरीके से आप 8-9 जगह पर नॉर्मली, अगर आपका कंटेंट भले ही 200-300 वर्ड का है तो भी आप 8-9 जगह तो फिक्स ही रखिए जिसमें आपका ये कंटेंट चाहिएगा। जैसे मान लीजिए 500 वर्ड का कंटेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं ये आपकी ज्यादा से ज्यादा जाके 10 होगी। तो अब बात आ रही है 500 वर्ड का कंटेंट है और 10 बार आ रही है तो कीवर्ड डेंसिटी हो गई ना। पर कीवर्ड डेंसिटी अलग तरीके से काउंट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ, कीवर्ड डेंसिटी के बारे में नहीं पता था लेकिन बताऊंगा आगे जाके भी कीवर्ड डेंसिटी। पर यहाँ पे थोड़ा ये समझ लीजिए, 500 वर्ड का कंटेंट रहता है तो उसकी डेंसिटी मान के चलिए हम 102% लेते हैं हर टाइप में, तो यहाँ पे होगी 5 से 10 बार अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे कंटेंट आपका कौन सा काउंट होता है, आपका पूरा वेब पेज रहता है, उस वेब पेज के अंदर ना हेडर ना फुटर, जो बॉडी के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है वही आपका सिर्फ 500 वर्ड्स में काउंट होता है। ठीक है, अब अगर आपको कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है तो जब हम एसईओ टूल्स पढ़ेंगे तब वहां पे मैं आपको एकदम बेस्ट टूल्स बताऊंगा जिसमें आप कीवर्ड की डेंसिटी एकदम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, जैसे अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हो 500 वर्ड का, ठीक है, फिर आपका आता है एक वेब पेज, नॉर्मल जो भी टेक्स्ट या फिर आप कंटेंट कह सकते हैं, एकदम पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए। ठीक है, कोई भी अलग चीज यहाँ पे नहीं आएगी। जैसे कि अगर ये आपका 500 वर्ड का कंटेंट है जो बॉडी टैग के अंदर आ रहा है, वो भी बिना किसी HTML CSS PHP की कोडिंग के साथ, मतलब नॉर्मली जो 500 वर्ड का कंटेंट आपने लिखा है वही एग्जैक्ट यहाँ पे लिखिए। जब मान लीजिए यहाँ पे आपने डेंसिटी काउंट करवाई 1 से 2%, 500 वर्ड का कंटेंट था, आपने 10 बार लिख दिया है। ठीक है, आपने 10 बार अपने कीवर्ड को टारगेट किया है, लेकिन जब आप इसे वेब पेज के अंदर ऐड करते हो, ओके, उसके बाद में इसकी डेंसिटी चेक करोगे तो वो आपकी आएगी 1.5 या फिर 1% ही। 1% से 1.5% तक आपको वहां पे वो डेंसिटी आपकी मिलेगी। अब यहाँ पे रीजन आता है कि अगर मैंने कंटेंट के अंदर 1 से 2% डेंसिटी रखी तो वहां पे वो आके जाके 1% या 1.5% तक क्यों आ रही है, 1.5% ही क्यों आ रही है। तो उसमें रीजन ये है कि जब आप कंटेंट पूरा का पूरा अगर आप लिख रहे हो तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, लेकिन जब वेब पेज में अपलोड होता है तो वहां पे आपके HTML ओपन से लेकर HTML क्लोज के बीच में जितना भी एंकर टेक्स्ट है और साथ में जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा वहां पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर यहाँ पे फिर किस तरीके से हम डेंसिटी रखें। अगर आप डेंसिटी पे ही वर्क कर रहे हैं तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा ना आपको कि डेंसिटी, अगर मुझे डेंसिटी पे ही वर्क करना है, मान लीजिए आपको कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट वाला टॉपिक मेरे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपको मेरे से ही पता करना है कि अगर इसका अल्टरनेटिव है तो वो कीवर्ड डेंसिटी है। अब आप क्या करोगे, 2% की जगह पे आप यहाँ पे 4% या 3% रख दीजिए टेक्स्ट के कंटेंट के अंदर, तो आपकी वो जाकर 2% आ जाएगी, लेकिन फिर वापस बढ़ जाएगी। अगर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL वगैरह में फिर बाद में लिखते हैं, मान लीजिए आपने पहले वेब पेज का कंटेंट रेडी किया, उसके बाद में SEO टाइटल वगैरह बनाए, तो आपके ये वापस बढ़ जाएंगे, 3% का 4% हो जाएगा। मतलब यही है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कंटेंट किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली यही मैं कहूँगा, इसीलिए कि कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट जो मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाया है वो एकदम अच्छे से पढ़ लें, एकदम अच्छे से समझ लें, क्योंकि कीवर्ड जहाँ पे आप यूज करते हो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि वो इफेक्ट करे यूजर। ठीक है, अगर एक मैं टैगलाइन कहूँ तो सिर्फ गूगल की एक टैगलाइन बताता हूँ, मतलब गूगल की तरफ से नहीं बनाई गई है लेकिन गूगल के लिए बनाई गई है। ठीक है, जैसा ऑन पेज ऑफ पेज का मतलब रहता है ना, वेबसाइट के अंदर और वेबसाइट के लिए काम करने को ऑफ पेज और ऑन पेज ऐसे कहा जाता है, वैसे ही ठीक है। और हिंदी में मुझे पता है, इंग्लिश वाली लाइन भी मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। हिंदी में ये है कि अगर आपका यूजर आपको पसंद करेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको लव्स करेगा। ठीक है, अब उसका मैंने कहीं पढ़ा था तो उसी के बारे में मैंने एक वेबसाइट भी देखी थी, लेकिन मुझे वेबसाइट याद नहीं है, उनकी खुद की वो टैगलाइन मुझे अभी याद आई है, तो मैं सोच रहा हूँ उस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देख लिया जाए। टैगलाइन मिल गई है, गूगल ओनली लव्स यू व्हेन एवरीवन एल्स लव्स यू फर्स्ट। जब बाकी के लोग अगर आपको पसंद करने लग जाए
तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लग जाएगा। अब इसमें बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी वर्क करते हैं, तो आप सबसे पहले किसे बताते हैं? जैसे कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो अपने खास दोस्त को बताएगा, फैमिली को बता सकता है, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर सकता है, सोशल मीडिया में या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। क्या यहाँ पे ऐसा कभी आपने देखा है कि क्या आपने कोई स्टार्टअप या ऐसा कुछ शुरू किया है और आपने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को बता दिया हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड को बताने जाओगे तब आपको यहाँ पे लग सकता है एक्सपेंसिव, ठीक है, खर्चा लगेगा, और कोई नहीं चाहता है कि शुरू के टाइम पे किसी भी तरीके का खर्चा किया जाए। अब मान लीजिए मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मैं इन्हीं वीडियोस को अगर एक्सपेंसिव करके वर्ल्ड को दिखाऊंगा तो मुझे क्या फायदा, ठीक है। मेरा मेन एक्सपर्टाइज है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जितना हो सके ऑर्गेनिकली लोगों से जुड़े, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है ना कि सब्जी वगैरह में भी जब कोविड आया था तब ये हुआ कि ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए, धुली हुई खानी चाहिए, वगैरह वगैरह, दवाइयों से मिली हुई नहीं खानी चाहिए। तो वहां पे क्या है कि जितना भी आप बिना किसी अल्टरनेटिव वे के एकदम ओरिजिनल चीज से जुड़ते हो तो वो चीज रहती है। अगर मेरे वीडियोस पे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप रिलेटिव वीडियो से आ रहे हो या सजेशन वीडियो से आ रहे हो, सर्च करके आ रहे हो, इस तरीके से। अगर आप मेरा कहीं पे कोर्स पढ़ रहे हैं जैसे कि उडमी पे तो रिजल्ट हो गया, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाना है, वहाँ पे हिंदी में आप नहीं पढ़ा सकते। फिर मैंने और एक जगह पे अनअकैडमी पे भी ट्राई किया है, वहाँ पे आप देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब तक अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पे भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ सब पे अगर जितना भी ऑर्गेनिक डेटा आ रहा है और उस वजह से लोग अगर मेरे को सर्च करके देख रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो जो वहाँ पे कमेंट आता है वो एकदम एग्जैक्ट आता है। और अगर वहाँ पे मैं अगर खर्चा करके मेरी वीडियोस दिखाऊंगा तो मुझे क्या फायदा है? हाँ, भले मेरी ब्रांडिंग बढ़ेगी पर मुझे वो चीज सेल्फ मेड से ही चाहिए, ना कि पेड टाइप में चाहिए, ठीक है। तो वही है कि अगर आप कोई भी चीज शुरू करते हो तो आप सबसे पहले अपने सर्कल में बताते हो, अपने फैमिलीज वगैरह को। जैसे मैं आप सबको, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो या तो आपने लिंक मिली होगी, अगर आप मेरे फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स में, तो इस तरीके से मैं भी अपनी खुद की प्रमोशन कर रहा हूँ। लेकिन किस तरीके से? एक ऑर्गेनिक वे में, चाहे यूट्यूब से लेकर फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया से यूज करके हम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा यही मकसद है मैं बिना सामने वाले को देखे उसके हार्ट को टच कर जाऊं, ठीक है, मतलब उसके दिल में उतर जाऊं कि इस तरीके का मैं कुछ ऐसा बोलूं या कुछ ऐसा बताऊं कि आगे वाले को मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो पसंद आए, मैं पसंद आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। तो पॉडकास्ट शुरू करने का भी यही एक रीजन है कि जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं हो फिर भी अगर लगे कि हाँ पढ़ने में अच्छा है और बोल अच्छा रहा है तो हम सुन लेते हैं, तो उस तरीके से पॉडकास्ट भी बनाया है। तो पॉडकास्ट जैसा कि अगर आप देखना चाहते हैं मैंने कहाँ से शुरू किया है, तो उसके बारे में भी मैं आराम से एक बार बताऊंगा, अच्छा सा कोई वीडियो बना के। जैसे हम हमारे वीकेंड वाले वीडियोस होंगे उसमें यही ट्राई करूंगा कि कुछ अलग तरीके का वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूंगा। लेकिन पहले तो एक बार शुरू में क्या रखेंगे कि जितना हो सके डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाए। अब मैं दूसरे अदर वीडियोस बनाने लग गया तो फिर क्या फायदा? क्योंकि आप वो वीडियोस देखकर वो इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे। आपने ढंग से बोलना भी मतलब नहीं सीखा, या फिर कहीं से आपने प्रैक्टिस भी नहीं की, मतलब आपने कोई छोटे वीडियोस भी नहीं बनाए, तो आप डायरेक्टली पॉडकास्ट नहीं कर सकते। पॉडकास्ट करने का मैंने जो मेन पॉइंट उठाया, जो मेन कंसेप्ट है, सबसे पहले यहाँ पे ये आप रॉन्ग वे में नहीं ले सकता कि बोलना भी नहीं आता और पॉडकास्ट कैसे, मतलब बोलना मतलब कि आपको लाइक एक कोई नहीं है और आपको सिर्फ एक माइक पे बोलना है, ठीक है। अगर कोई होता है तो आपको आई कांटेक्ट करके कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आता है या आप नहीं बोल पाते हो। लेकिन अगर विदाउट माइक हो कुछ और आपको सारी की सारी बातें बतानी है, तो पॉडकास्ट में ज्यादातर तो मैंने क्या किया है, ये वीडियोस को ही ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बना दिया ताकि नॉर्मली ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगे। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ ऑडियो भी, कि जो बाद में अपलोड करूंगा जब मेरा आधे से ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब वहां पे तो वो चीज क्या है, रिलेवेंट लगेगी। हाँ, अब लोगों ने मेरे इतने वीडियोस देखे, अब जाके वो चीज अच्छे से कवर हो सकती है, ठीक है। टॉपिक पे चलते हैं। आज के शुरू के टॉपिक जो मैंने कीवर्ड प्लेसेस आपको बता दिया, सोशल मीडिया टैग भी बताया था कि अगर आप फेसबुक वगैरह पे कहीं पे लिंक पोस्ट करते हैं तो वहां पे आपको ये जरूरी है कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपनी एक वेबसाइट का प्रीव्यू दिखना चाहिए ताकि यूजर इजीली उस लिंक पर क्लिक कर सके।
बात अब आ रही है शुरू में पहला ही टॉपिक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो मैंने जो बताया था कल वाला टॉपिक था कि कीवर्ड कहाँ कहाँ पे रखने हैं। ठीक है, उन कीवर्ड को रखने के लिए सबसे पहले आप किस तरीके का क्या करते हो, वो सारी चीज ही मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पहली चीज जो कि आपने ऑन पेज एसईओ के अंदर सबसे पहले पढ़ी थी क्या हो सकती है? सबसे पहले हमने ऑन पेज एसईओ में पढ़ा था कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। जो भी कंटेंट आपको चाहिए उस कंटेंट का कीवर्ड आप फिक्स कर लीजिए ऑप्टिमाइज। यहाँ पे रिसर्च नहीं करनी है। अब आप ये नहीं करोगे कि आप हर एक कंटेंट को बनाने के लिए रिसर्च नहीं कीजिए, क्योंकि रिसर्च आपने सबसे पहले अपने बिजनेस के रिलेटेड कर लिए। अब आपको क्या करना है, जस्ट जो कीवर्ड आपको इस कंटेंट के अंदर लिखने हैं वो मेंशन कर लीजिए कि ओके ये चीज। यहाँ पे ये जो मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार ये सोचिए कि कंटेंट स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, एक गूगल डॉक में लिया आपने, इसका यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइटल में सजेशन लिख लीजिए, एक दो टाइटल के सजेशन, फिर यहाँ पे कीवर्ड। ठीक है, तो अब कीवर्ड की बात आई तो यहाँ पे आप जो कीवर्ड्स आएंगे वो आपके आएंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो कीवर्ड के बारे में आपको पता है इसलिए ज्यादा लेंथी आगे नहीं चलते। ठीक है, दूसरी चीज इस कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आएगी, वो आपके आएगी कीवर्ड डेंसिटी, जो कि मैं नहीं मानता। ठीक है, पर ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है अगर आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना कि आप यहाँ पे अब डेंसिटी ज्यादा नहीं हो। इस वजह से क्या, तो आपने टाइटल सजेशन कीवर्ड लिखी, उसके बाद में आप ये कर लीजिए, सबसे ऊपर लिख दीजिए भले कहीं पे भी कि कंटेंट लेंथ नॉर्मली आपने कह दिया 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना है या लिखवाना है जो भी। ओके, उसके बाद में आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में अंदर कुछ टाइटल के सजेशन दे दिए, कीवर्ड आपने कुछ फाइंड किए वो लिख दिए। फिर यहाँ पे आती है कीवर्ड डेंसिटी के बाद, तो आप ये सोचेंगे कि ये मेरे टॉप का कीवर्ड है, टारगेट कीवर्ड है, ये T1 है, ये T2, ये T3, टारगेट 1 कीवर्ड, टारगेट 2 और टारगेट 3 कीवर्ड। तो आप ये सोचेंगे कि इसको हम 4 बार लिख दीजिए, ये 3 बार और ये 2 बार कंटेंट के अंदर। ठीक है, आपको जस्ट इतना ही कंटेंट कीवर्ड को कंटेंट राइटर को बताना है कि ये कीवर्ड मेरा कंटेंट के अंदर 4 बार आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई चीज नहीं सोचनी है। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद में आप कीवर्ड प्लेसेस को जब और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे तो वहां पे आप देख के लेंगे कि कितनी जगह पे अपने को और कीवर्ड ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद में कीवर्ड डेंसिटी होगी, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि कीवर्ड कौन कौन से यूज करने। अब यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आप कंटेंट लिखवा रहे, आपको लगा कि ये एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर बुलेट पॉइंट्स आने चाहिए, कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे आपने कहा कि एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के अंदर कुछ बुलेट पॉइंट भी आ सकते हैं। मतलब बुलेट पॉइंट का मतलब अगर एक है तो 1.1, 1.1.1 इस तरीके का कंटेंट। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब मैं जो कंटेंट के अंदर कह रहा हूं वो जैसे आपने एक हेडिंग टैग लिखा। ठीक है, ये हेडिंग टैग है, कोई भी हो सकता है H2 H3। तो अब उसके अंदर इस तरीके से टॉपिक वाइज, मतलब आप इसी पैराग्राफ को आप इस तरीके से लिखिए कि यहाँ पे आपके पॉइंट आ जाए, कवर हो जाए, तो यूजर इसको इजीली पढ़ता है और इजीली समझ भी जाता है और अच्छे से पढ़ता भी है, क्योंकि उसे पता है कि ये पॉइंट लिखे हुए, तो पॉइंट को पढ़ने से पैराग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा है LSI, मतलब कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, LSI कीवर्ड्स। ठीक है, अब अगर आप LSI कीवर्ड की बात करें तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो रहता है उसके अंदर सबसे नीचे, नॉर्मली अगर आपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज को देखा होगा तो यहाँ पे आपने कुछ भी सर्च किया तो यहाँ पे आपके रिजल्ट आने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड आते हैं जो आपके बोल्ड कलर में होंगे,
ब्लू कलर में होंगे लेकिन बोल्ड फॉन्ट में होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने ये जो कीवर्ड लिखा है, ये कीवर्ड तो नॉर्मल में होगा, ठीक है, और जो बाकी के होंगे वो फॉन्ट बोल्ड कलर में होगा, बोल्ड फॉन्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इन कीवर्ड को भी आप सर्च करके और एग्जैक्ट रिजल्ट ला सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा टी, ओके, चाय के बारे में सिर्फ सर्च किया, तो यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड भी आ सकता है, टी टाइप्स, टी फेमस प्लेसेस, या फिर हाउ टू मेक अ टी, किसी भी तरीके के कीवर्ड आ सकते हैं। तो जब आपका कोई कीवर्ड जैसे कि T1 हो गया आपका 4 बार लिखना है, आप क्या करेंगे, जस्ट SERP के अंदर सर्च करेंगे और देखेंगे कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग LSI कीवर्ड कौन कौन से अवेलेबल है, उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि आपको लगा कि ये 8 कीवर्ड है, इसमें से 4 कीवर्ड काम के हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कीवर्ड लिख देना और उनको कह देना सिंगल टाइम यूज, ठीक है। सिंगल टाइम यूज करना मतलब कंटेंट राइटर क्या करेगा, उन्हें कभी भी कहीं भी जगह पे एक बार यूज कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि कीवर्ड के बारे में ही हम चल रहे हैं, ओके। वापस आ गया था कि बुलेट पॉइंट के अंदर भी कीवर्ड हम नहीं टैग कर रहे, लेकिन वापस क्या कर रहे हैं, लेटेंट सिमेंटिक। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप पर्टिकुलर कंटेंट को लिख रहे हो तो आपके यहाँ पे दिमाग में आनी चाहिए कौन सी क्वेरी पे ये कंटेंट फेस होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने कंटेंट टाइटल वगैरह लिखे, फिर वापस कीवर्ड पे आए, फिर वापस हम बुलेट पॉइंट पे आए, फिर वापस कीवर्ड पे आए। तो ऐसा रहेगा कि जब आप कंटेंट लिखने जा रहे हो तो आपका ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जब मैं कोई भी चीज लिख रहा हूँ तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनना चाहिए और उस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा, आपकी क्वेरी, यूजर की क्वेरी ही आपकी जो पॉइंट रहेगा वही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मेन पॉइंट है ना, वो आज के टाइम में पर्टिकुलर यही चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है, और वो है आपका शॉर्ट पैराग्राफ्स। जितना हो सके आप यहाँ पे इनको मेंशन कर सकते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट पैराग्राफ यूज करें, ठीक है। अब पैराग्राफ की लेंथ आपको मैं बता दूं तो 3 to 4 सेंटेंस, 3 से 4 सेंटेंस के अंदर आपका एक पैराग्राफ खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप लगता है कि नहीं इस पॉइंट का कुछ और होना चाहिए, जैसे कि अगर आपकी 6 लाइन का एक सेंटेंस बन रहा है तो आप 3-3 के बना दीजिए या फिर 4-2 का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो कि जो यूनिक इंफॉर्मेशन है वो 2 लाइन में ऐड करवा दीजिए, और जो कॉमन वर्ड्स है जैसे कि जिनको पढ़ के आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ज्यादा ब्रीफली मिलेगी तो आप उसे 4 लाइन में ऐड कर दीजिए। ये तो आपका हुआ शॉर्ट पैराग्राफ। अब उसके बाद में जो बात आती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ पे पहले समझा देता हूँ कि हेडिंग टैग कैसे यूज करने। फिर आप क्या करेंगे कि जैसे आपको कोई ये कंटेंट पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगा कि पीपल ऑल्सो सर्च जैसा एक कॉलम आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि पीपल ये भी सर्च कर सकते हैं। फिर एक ऐसा कॉलम भी आ सकता है जहां पे ऐसा होगा क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस के जो पॉइंट बन रहे हैं उनको आपको क्या करना है कि कंटेंट के अंदर लिखवाना है हेडिंग टैग्स के तौर पे। अब हेडिंग टैग्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इतना सोचिए कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हेडिंग टैग्स आपको लिखने हैं, पर हेडिंग टैग्स किस तरीके से लिखने हैं वो हम अगले टॉपिक हेडिंग टैग्स के अंदर देख लेते हैं। वो किस तरह से कि जैसे मेरा ये हेडिंग टैग है, अब ये हेडिंग टैग का मतलब क्या है कि जब भी कोई कंटेंट शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है तो उसके अंदर सारे हम पैराग्राफ छोटे लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते हैं, पर पूरा का पूरा कंटेंट सिर्फ पढ़ने लायक है, पैराग्राफ के लायक है, तो यूजर को ये पता नहीं चलेगा कि इस कंटेंट के अंदर कौन से टाइप्स के कौन से क्वेरी पे मुझे इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक बाइक के अंदर या मोबाइल के अंदर एक पर्टिकुलर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है मोबाइल के अंदर, तो मुझे पता तो पूरे सेटिंग्स के बारे में होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे कहाँ पे जाना है, डेवलपर सेटिंग्स के अंदर। तो अगर फोन के अंदर सारी सेटिंग एक ही लाइन में हो तो आपको कभी समझ में आएगा कि कौन से के अंदर क्या है। तो क्या कर रहे हैं सेटिंग वाले, फोन की सेटिंग के अंदर फोन ऑप्शन हुआ तो फोन के अंदर वो वाली सेटिंग्स होगी जो मोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अगर कैमरे से रिलेटेड कुछ होगी तो वो फोन के अंदर कैमरा,
देन उसके अंदर कैमरे की सेटिंग्स अवेलेबल रहेगी। फिर अगर कोई चीज होगी फोटोज के रिलेवेंट तो फोटोज की कैटेगरी और उसके हिसाब से फिर एक ऑप्शन दे दिया जनरल। जनरल में जैसे कि टाइम हो गया, डेट हो गया, इस तरीके से लैंग्वेज वगैरह। तो ये जितनी भी सारी क्वेरी रहती है, जो भी एक फॉर्मेट रहता है वो एक हेडिंग टैग्स के नॉर्मल फॉर्मेट में ही रहता है। अब वो किस तरीके से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक कंटेंट का जो फॉलो स्ट्रक्चर रहता है हेडिंग टैग से, वो इस तरीके से हेडिंग टैग 1 के अंदर हेडिंग टैग 2 3 4 5 6, उसके बाद में पैराग्राफ ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स लिख रहे हैं तो कीवर्ड्स को मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि हेडिंग टैग्स लिखने हैं। तो हेडिंग टैग्स लिखने का मतलब है आपका एक पर्टिकुलर कंटेंट है, ठीक है, इस कंटेंट के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि आपने टाइटल लिख दिया, उसके बाद में आपने हेडिंग टैग डाला। ओके, हेडिंग टैग डालने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपने कंटेंट लिखा। अब आपको लगा कि इसी हेडिंग टैग के अंदर मुझे एक और पॉइंट देना है, तो आप इसको एक और पॉइंट दे सकते हो। अब आपको लग रहा है कि नहीं, इस पॉइंट के अंदर मुझे 2 पॉइंट देने हैं, 3 पॉइंट देने हैं, फिर उसके बाद में एक बड़ा हेडिंग टैग हो, ठीक है, और उस बड़े हेडिंग टैग के अंदर डिटेल हो। फिर आप ये भी चाहते हो कि नहीं इसके अंदर एक एक लाइन हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो लाइन खींची है मैंने, वो आपके हेडिंग टैग होगी, ठीक है, और जो ब्लैक कलर में वो आपका कंटेंट होगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए जो लेफ्ट साइड में, फुली लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो वो क्या है, एकदम कम डिफरेंस के साथ में है। फिर उसके बाद में जब हेडिंग टैग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पे वो चीज आगे डिस्टेंस खिसक के जा रही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्या रहती है कि हेडिंग टैग्स भी आपके एक फ्लो में काम करते हैं कि आपने H1 लिखा, देन उसके बाद H2 H3 H4। मान लीजिए अब यहाँ पे कितनी बार यूज करना है वो सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। पहले इसकी मैं लेंथ बता देता हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से और जितना मैंने R&D की है, अब 250 कैरेक्टर्स ही आप हेडिंग टैग्स के अंदर लिखिए, ठीक है। मैं वापस मेरी लाइंस रिपीट कर देता हूँ, हेडिंग टैग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर्स तक ही लिखो। कितने लिखने चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हेडिंग टैग्स के अंदर सिर्फ आप 50 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पूरे के पूरे 5000 वर्ड का कंटेंट है वो भी आप हेडिंग टैग के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन जो हेडिंग टैग का मेन स्ट्रक्चर रहता है वो आप 50 कैरेक्टर तक रखिए, ताकि यूजर को पता चले 50 कैरेक्टर के अंदर कि ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर इस हेडिंग के बारे में आपको पता चलेगा। फिर आता है टाइम्स, ठीक है, कितनी बार। तो हेडिंग टैग 1 आप एक बार यूज कर सकते हो, सिर्फ सिंगल वेब पेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक वेब पेज आपका है, उस वेब पेज के अंदर अगर आपको कंटेंट लिखना है और उसके अंदर आपको हेडिंग टैग ऐड करना है, तो हेडिंग टैग 1 आपका सिर्फ एक बार ही आएगा। और हेडिंग टैग को दूसरा नाम आप ये भी दे सकते हैं, इसको आप टाइटल टैग के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज एकदम एग्जैक्ट सेम है। अगर आपका ज्यादातर टाइटल ही आपका H1 आपको मिलेगा,
ठीक है। एक वेब पेज के अंदर सिंगल वेब पेज, सिंगल हैशटैग सॉरी हेडिंग टैग 1, हेडिंग टैग 1 इक्वल टू सिंगल पेज वेब पेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि एक वेब पेज के अंदर एक बार ही आप एक हेडिंग टैग यूज कर सकते हो। और अगर आपका एक हेडिंग टैग है तो वो एक ही वेब पेज के अंदर होना चाहिए। आपके वेब पेज 50 है तो 50 H1 आएंगे, लेकिन हर पेज में अलग अलग आएंगे। फिर उसके बाद में आता है H2, H3, H4, H5, H6। ये इतने जितने भी हैं वो आप अनलिमिटेड टाइम्स लिख सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 5000 वर्ड का कंटेंट है और आप 6000 बार हेडिंग टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। पैराग्राफ आपका नॉर्मली जो कंटेंट है उसके लिए ही रहेगा, लेकिन मैं जो ये हेडिंग टैग्स है उनके बारे में बताया तो H6 के बाद में पैराग्राफ ही आता है, जिसमें कि आपको H5 और H6 सेम साइज में ही मिलेंगे और ये +2 आप काउंट करते रहिए, +4 भी हो सकता है, मतलब 2 से 4 रहेगा, मतलब 2 से 4 फॉन्ट की साइज में फर्क रहेगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपने जैसे इसको 30 में लिखा तो इसको 28, 26 इस तरीके से आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, मतलब आपने PHP, HTML, CSS का यूज करके बनाए, तब तो आपके हाथ में है कि आप कितनी साइज रख सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिस तरीके का कंटेंट पसंद है, जिस तरीके की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। और वर्डप्रेस में रहता है तो डिफॉल्ट सेटअप आता ही है, सेटिंग के H1 इतनी साइज का रहता है। आप उसे चेंज कर सकते हैं बाद में थीम ऑप्शंस के अंदर जाके या थीम एडिटर के अंदर। तो ये चीज यही है कि H1 से लेकर H6 में H1 ही एक बार लिखा जाएगा, बाकी आप कितनी भी बार लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका कंटेंट का एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस हिसाब से आप कंटेंट का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखूंगा, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हेडिंग टैग 1 को मैं लिखूंगा H1 में, जैसा कि मेरा H1 हो गया, ये मेरा H1, या फिर इसे आप टाइटल भी बोल सकते हैं। ये मेरा कंटेंट के अंदर हो गया। फिर मैंने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पैराग्राफ लिख दिया। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा H2 भी मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा H2 हेडिंग टैग। हेडिंग टू H2 लिखने के बाद में मैंने बोला कि कुछ कंटेंट आएगा और उसके बाद में इसके अंदर ही H3 का कंटेंट आएगा। H3 के 2 टॉपिक हो गए या 4 टॉपिक आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। और इस H3 के अंदर भी आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत कंटेंट रहेगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने H2 में पॉइंट लिखा था वो H1 का एक पार्ट है और मेरे को दूसरा पार्ट लिखना है। तो जैसा कि अगर मैंने तो यहाँ पे बताया था कि H1 के बाद H2, H2 के बाद H3 और H3 के बाद H4। H4 लिखेंगे तो H2 के बराबर नहीं रहेगा, आप वहां पे वापस H2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये कंटेंट हो गया। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे जो टाइप लिखूंगा वो एक टाइप रहेगा H3, एक ही टाइप, ठीक है, सिंपल, और उसके बाद में मुझे कंक्लूजन जैसा कुछ लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक H4 टैग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके अंदर जो भी कंटेंट रहता है वो आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। पर डिपेंड यही है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो एकदम स्ट्रक्चर के रूप में होनी चाहिए। एक कंटेंट है, एक वेब पेज अवेलेबल है, इस वेब पेज के अंदर आपको एक बार H1 टाइटल लिखा, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, फिर आप उसमें H2 डिसाइड करवा रहे हो, H2 के कंटेंट के अंदर H3 की 4 टाइप है। फिर आपको ऐसा है कि H2 जो ऊपर लिखा था उसका सेकेंड पार्ट जो कि A1 पार्ट था H1 का, फिर दूसरा पार्ट उसके बारे में लिख के आप H3 लिख सकते हैं। फिर अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसा कंटेंट है जो कि इन दो H2 और H2 में जो लिखा है उससे थोड़ा अलग हटके, तो आप उसे H4 में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको ऐसा लगे कि ये चीज, तो आप मैं ये रेयरली रिकमेंडेड करूंगा कि आप H4 तक ही मेंशन करें। फिर अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा लेंथी है तो आप H5 तक भी जा सकते हैं। H5 और H6 की
सेम ही रहती है और जितना हेडिंग टैग नीचे जाएगा उतना ही कंटेंट लेंथी होता जाएगा। अगर आपकी कंटेंट की साइज 1000 वर्ड तक है तो मैं H4 से नीचे रिकमेंडेड ही नहीं करूंगा। मतलब आपके कंटेंट के अंदर आपको H4 तक ही लिखना है अगर आपके कंटेंट की साइज 1000 से 2000 वर्ड तक है। हाँ, अगर आपका कंटेंट 5000 वर्ड तक का है तो आप भले ही लिखिए, H6 तक आप लेके जाइए, कोई नो प्रॉब्लम, पर कंटेंट की साइज के हिसाब से ही आपकी वो चीज मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हेडिंग टैग्स का आपको समझ में आ गया, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मैंने बता दिया था। अब बात आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। कंटेंट तो हर कोई पढ़ सकता है, रोबोट और क्रॉलर आता है, आपके कंटेंट को पढ़कर चला जाता है, लेकिन इमेज को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन करें तो वो वहां पे हमें रैंकिंग दिलवा सकती है। ठीक है, आपने गूगल सर्च इंजन में जब भी कुछ क्वेरी सर्च की तो गूगल ने हमेशा यही फिल्टर दिया है सबसे पहला कि आप जो सर्च कर रहे हो वो रिजल्ट चाहिए, इमेज चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, न्यूज फॉर्मेट में चाहिए या किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो वहां पे आप अगर सिलेक्ट करते हो गूगल इमेज तो वहां पे जितने भी वेब पेज थे उन वेब पेज के अंदर ट्रेंडिंग वाली रिलेटिव इमेज थी वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना आपको एक बार बताता हूँ कि इमेज को हम कैसे कैसे काउंट करते हैं। पहला इमेज का फाइल नेम, दूसरा अल्टर टैग, तीसरा टाइटल। इमेज को 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इमेज आपने बना दी, उस इमेज का फाइल नेम जो कि इमेज का नाम होगा वो, फिर इमेज का एक अल्टर टैग जो कि कोडिंग के अंदर आता है और टाइटल वो भी कोडिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से किसके लिए है, फाइल का नेम अपने स्टोरेज में होगा, वहां से आप एडिट कर सकते हैं। अल्टर टैग आपका बैकएंड या एडमिन पैनल से। टाइटल आपका हमेशा दिखता है होवर करने से। अगर कोई भी इमेज अगर आपकी ओपन है और उस इमेज पे अगर आप होवर करते हैं तो वहां पे क्या रहेगा कि आपको उस इमेज का टाइटल मिलेगा। अब टाइटल का यूज क्यों है अल्टर फाइल नेम का, वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इन सब में आप एक चीज कॉमन रखिएगा कि आपका जो कंटेंट का कीवर्ड है वो हर एक पॉइंट में आना ही आना चाहिए। इमेज विद कीवर्ड। ठीक है, फाइल का नेम है वो आप स्टोरेज के लिए काम आएगा, लेकिन कीवर्ड यूज करिए ताकि जब भी कोई सर्च इंजन आपके वेब पे इमेज की लिंक को क्रॉल करे तो वहां पे उस फाइल का नेम एग्जैक्ट आ जाए कीवर्ड, तो वहां पे भी आपको रैंकिंग में मिल सकता है इमेज रैंकिंग। अल्टर टैग का मतलब है कि इमेज जो है मेन पर्टिकुलर यही रहता है, ये अल्टर टैग है ना वही आपका सर्च इंजन समझता है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वही। अगर आप एक मान लीजिए एक ऐसे किसी मेन डॉन्की की अगर कोई फोटो है, ठीक है, कोई भी ऐसे जानवर की, जैसे हाथी की एक फोटो है, ठीक है, और आपने हाथी की फोटो के अंदर अल्टर टैग फाइल नेम टाइटल में सब जगह पे आपने लिख दिया ये शेर है, ठीक है, तो जो सर्च इंजन आएगा वो प्रॉपरली इस इमेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो वो ये देखेगा फाइल नेम अल्टर टैग और टाइटल के अंदर क्या नाम लिखा हुआ है। अगर वो शेर के नाम से लॉयन लिखा हुआ है तो वो लॉयन पे ही आपको रैंक करवाएगा, और वहां पे अगर आप देख रहे हो कि हाथी दिख रहा है तो वो चीज आपको ऐसा होगा कि वो उस वजह से है कि उन्होंने उसको गलत रैंकिंग में लाए हैं। लेकिन धीरे धीरे सर्च इंजन अपग्रेड हो रहा है तो उसने इतना अपग्रेड कर लिया कि वो इमेज को अच्छे से रीड भी कर लेते हैं। तो वहां पे अगर इस तरीके की इमेज होगी तो ना वो आपको हाथी पे रैंक मिलेगी, ना ही वो आपको लॉयन पे रैंक मिलेगी। तो इस तरीके से कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अल्टर टैग में आप वही लिखे जो सर्च इंजन को बताना चाहते हो इमेज के बारे में। जैसे कि अगर मैंने लिखा कि एसईओ टाइप है तो एसईओ टाइप की जो इमेज बना रहा हूँ उसमें मैं ये मेंशन करूँ कि इसके अंदर एसईओ के टाइप्स हैं, ठीक है। तो जब भी अगर कोई गूगल सर्च इमेज पे सर्च करे कि इमेज क्या है, यानी कि एसईओ टाइप्स क्या है, तो वहां पे वो इमेज दिखेगी। और टाइटल का मतलब है कि कंटेंट जब भी आपकी वेबसाइट के अंदर इमेज आती है उस इमेज को होवर करेंगे, मतलब कि माउस के कर्सर को उस इमेज पे लेके जाएंगे, सिर्फ क्लिक नहीं करना, सिर्फ लेके जाएंगे, तब वहां पे एक बॉक्स बन के आएगा जिस बॉक्स में एक टाइटल लिखा हुआ रहेगा, वो इमेज का टाइटल रहता है। टाइटल लिखने का मतलब यही है
कि जब भी आपकी वेबसाइट आप डेवलप करते हैं तो वेबसाइट में सबसे पहले HTML CSS इस तरीके से हर एक स्ट्रक्चर के थ्रू वेबसाइट लोड होती है। तो जब मैं बताऊंगा वेबसाइट लोडिंग का स्ट्रक्चर भी जब हम टेक्निकल इश्यू के अंदर आएंगे, तब वहां पे बताऊंगा वेबसाइट किस तरीके से लोडिंग होती है और किस तरीके से हमें लोड करवानी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो गई, लेकिन एक इमेज है जो लोड नहीं हुई है क्योंकि सर्वर से आने में टाइम लग रहा है। तब आप क्या कर सकते हो, उस इमेज पे अगर कोई यूजर होवर करे, ठीक है, इमेज ओपन नहीं हुई लेकिन वो जगह तो है, उस जगह पे अगर होवर करने पे वो टाइटल दिख जाएगा, यूजर समझ जाएगा कि यहाँ पे जो इमेज होगी वो ये लिखा हुआ रहेगा। तो अगर वो वेट भी कर सकता है और उसे अगर लग रहा है कि ओके ये इमेज मेरे रिलेवेंट कम है और मैं इसे स्किप कर सकता हूँ या बाद में देख सकता हूँ, तो वो उसे स्क्रॉल कर सकता है। अदरवाइज अगर टाइटल टैग आप नहीं रखते हो तो वो यूजर वेट करेगा इमेज लोड हो, फिर उसके बाद और अगर इमेज लोड होने के बाद उसे अगर पता चले कि ये इमेज रिलेवेंट है ही नहीं, तो ये सारी चीज आपके रहती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंक्स के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी लिंक्स रहती है वो, और एक बड़ा अच्छा टॉपिक है वो है आपका एंकर टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा एंकर टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो इंटरनल एक्सटर्नल और डेड लिंक्स रहती है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज पिन कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया पे आप जस्ट सर्च कीजिए गणेश कोलरिया, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नमस्कार, राम जी राम। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।